दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिस पर हर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। उसका नाम है नॉन फाइनाइट। इसे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट कहो या फिर नॉन फाइनाइट कहो, बात एक ही है। तो दोस्तों जिस पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। और मैं दोस्तों आपको ये बता देती हूँ कि आपको ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं इस पर कंफ्यूजन किस चीज पे होता है पता है? वो है अगर एग्जाम के अंदर या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जब ब्लैंक्स आते हैं उसके अंदर फिल करने के लिए कहते हैं कि इन्फिनिटिव जेरेंट फिल करो, तो वो नहीं समझ पाते। दोस्तों अगर मैं आपको ये बात कहूं कि इस दुनिया के अंदर जिनको भी नॉन फाइनाइट्स आते हैं, ज्यादातर वो जब भी नॉन फाइनाइट का मतलब उसके ब्लैंक्स के अंदर जब फिल करते हैं ना, तो सब ज्यादातर उसका सेंस देखते हैं, यानी कि टू सी अच्छा लग रहा है फिर सीइंग अच्छा लग रहा है, ये चीज देखते हैं। टू राइट अच्छा लग रहा है फिर राइटिंग अच्छा लग रहा है, या फिर रिटन अच्छा लग रहा है, तो वो ये चीज देखते हैं। तो यही चीज आप अपनाया करो। थोड़ा बहुत आप नॉन फाइनाइट का कंसेप्ट पढ़ लो और ज्यादातर आपके लिए क्या होना चाहिए, जब भी आप ब्लैंक्स फिल करो ना, तो मेन फोकस अपना वहां रखो कि सेंस क्या बन रहा है, कि आ क्या सकता है। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, 90 या फिर 95% लोग यही करते हैं, वो सेंस देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है, नॉन फाइनाइट। अगर नॉन फाइनाइट क्या होता है पूरी वीडियो आप इसकी लेना चाहते हो, तो दोस्तों इससे प्रीवियस वीडियो मेरी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट फुल कंसेप्ट की थी। अगर देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट कितने तरह के होते हैं, वो सब कुछ आज मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो नॉन फाइनाइट, जो फर्स्ट नॉन फाइनाइट होता है हमारा इन्फिनिटिव। शायद आपने पढ़ा हो या फिर शुरू में आप देख रहे हो, तो भी चिंता मत करो, अभी आप समझ जाओगे। नॉन फाइनाइट का फर्स्ट टाइप होता है इन्फिनिटिव, उसे हम आज की इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। उससे पहले एक बार फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब होते हैं, इन्हें हम वर्ब्स भी कह देते हैं। ठीक है, जो वर्ब तो आपको आती होंगी, हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का एक बेहद ही अच्छा सा टाइप है। क्या है वो, वर्ब। तो हमने वर्ब को मतलब कि वर्ब के कई टाइप्स होते हैं। एक बार तो हमने वर्ब को बांटा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, फिर आई हमारी वर्ब को बांटने की बारी, फिर हमने बांटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, फिर आई बारी, फिर हमने बांटा इन्हें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब ये पूरी वर्ब नहीं होती, ये पूरी तरीके से वर्ब का कार्य नहीं करती, थोड़ी बहुत वर्ब होती है। ये वर्ब का व्यवहार, जो वर्ब का कार्य होता है वो नहीं करती, वर्ब की तरह होती है, थोड़ी सी वर्ब से अलग होती है। जब भी तो ये बड़ी जिद्दी बहुत है, ये कंफ्यूज करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है आपके लिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब्स दोस्तों वे वर्ब होती है जो टेंसेस के अनुसार, पर्सन के अनुसार चेंज हो जाए। मैं एग्जांपल देके समझाऊं ना दोस्तों, एग्जांपल भी लो। जैसे कि मैंने कहा आई प्ले, तो मैंने आई के साथ प्ले लगाया। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये आता होगा, आपने टेंसेस पढ़े होंगे जिसके अंदर क्या माना जाता है कि भाई अगर सिंगुलर, अगर पर्सन हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब ये आपने समझा होगा, जैसे कि हैज है, हैज के साथ सिंगुलर लगाएंगे, हैव के साथ प्लूरल लगाएंगे। तो इसी तरह जो प्ले है उसके साथ प्लूरल पर्सन आता है, तो आई हमारा क्या है, बहुवचन पर्सन है, तो इसके साथ हमने प्ले लगाया। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। कैसे है वो भी अभी समझाऊंगी। मैंने कहा ही प्ले, ही के साथ हम प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर बेस फॉर्म तो सिंगुलर के साथ आती नहीं है, बेस फॉर्म कभी सिंगुलर के साथ नहीं आती। देखो मैंने कहा गो, जाना, वेंट, गोन, या आपने पढ़ा होगा गोइंग, और लास्ट होती है हमारी गोज। ठीक है, गोइंग एंड गोज। तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके साथ गो का यूज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्लूरल पर्सन के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ही लिख रही हूँ ना, ही, तो ही के साथ में गो यूज नहीं करूंगी, ही के साथ में गोज यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करूंगी। ठीक है, तो ये वर्ब ऐसी है जो पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रही है। अगर पर्सन आई था तो वर्ब को अपनी दशा बदलनी पड़ी और इसे प्ले बनना पड़ा, पर जब पर्सन हमारा आई से बदलकर ही हो गया तब इसको भी, वर्ब को भी बदलना पड़ा और वो गो से गोज हो गई। ठीक है, तो यही हमारी फाइनाइट वर्ब होते हैं जो टेंसेस के अनुसार, नंबर के अनुसार बदल जाए, अपना रूप बदलती रहे। बट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जो ना बदले,
ये नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी आए, चाहे कोई भी पर्सन आए, चाहे कोई भी टेंस आए, अपने को नहीं बदलना, ये नहीं बदलती हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों कहा आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, अब यहाँ पर आई था तो हमने वॉन्ट टू लगा दिया, बट अगर मैं आई को बदलकर, पर्सन को बदलकर ही लिख दूं तब भी हमारा वॉन्ट टू ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अगर मैं आई वॉन्ट लिखती तो भी सही है, बट अगर ही की बात है तो मैं ही के साथ वॉन्ट्स का यूज करती। क्यों भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वॉन्ट्स का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम इसका वॉन्ट का यूज करते हैं, तब ये बात हो जाती भाई हाँ भाई ये वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सन चेंज हो रहा है तो ये भी अपना रूप बदल रही है, ये भी चेंज हो रही है, पर इसके अंदर इन दोनों को इकट्ठा लेंगे हम, ठीक है, और इन दोनों को, ठीक है, ये नहीं, इन दोनों को, तो ये बदल नहीं रही। टू प्ले जब भी था, आई था हमारा जब भी टू प्ले ही रहा, बट ही आ गया जब भी टू प्लेज नहीं हुआ। भाई ही है, सिंगुलर है, प्लेज होना चाहिए, बट नहीं, प्लेज नहीं होगा, टू प्ले, ये दोनों हमारी एक साथ आएंगी, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब है, पर्सन चेंज हुआ है बट ये चेंज नहीं हुई, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो टेंसेस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती। तो इस तरह दोस्तों आपने एक अनुमान लगाया होगा कि हमारी सारी वर्ब दुनिया में फाइनाइट वर्ब होती हैं, कोई भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होती सभी। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का रूल है भाई, वर्ब को बदलना ही पड़ेगा। अगर पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा, अगर हमारा पर्सन प्लूरल है तो उसको वर्ब को भी उसी के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। सारी वर्ब इसका मतलब फाइनाइट वर्ब होती हैं, क्योंकि सभी वर्ब्स पर्सन के अनुसार, टेंस के अनुसार चेंज होती है। तो सारी वर्ब्स हमारी क्या हुई, ऑल वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब, सभी वर्ब्स हमारी क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। फिर हमें जरूरत पड़ी और हमने फाइनाइट में से कुछ वर्ब्स को निकाला, फिर हमने 3 वर्ब्स निकाले, उनका नाम क्या था, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल, और इनको निकाल कर इन तीनों को हमने अलग नाम दे दिया, जिनका नाम हमने दे दिया नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों हमारी 3 तरह की होती है, अभी मैंने आपको बताया, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 होते हैं, पार्टिसिपल के अंदर 3 तरह के होते हैं पार्टिसिपल। अगर इसके बारे में आप फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं दोस्तों, चिंता मत करो, बड़े अच्छे से खुलकर मैंने इसे पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है, भी आपको शायद अच्छे समझ में ना आया हो, क्योंकि अभी मेरा मकसद क्या था, आपको इन्फिनिटिव समझाना। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, नहीं तो इसके लिए पूरी खुलकर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मैंने दे रखी है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट का जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट पार्ट है इन्फिनिटिव, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। सब बात कर लेते हैं इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव होता क्या है, ठीक है, तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारा इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। यूज क्या है, इन्फिनिटिव होता क्या है, यह है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की बेस फॉर्म होते हैं उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। बेस फॉर्म मैम ये क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जितनी भी आपकी वर्ब्स होती है ना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, तो जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे कि प्ले, गो, राइट, ड्राइव, टीच, ये सारी जो हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं। ये बेस फॉर्म कैसे हुई, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, तो इस तरीके से ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया गो, प्ले, ड्राइव, राइट एटसेट्रा, ठीक है। इन्फिनिटिव हमारे 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है टू इन्फिनिटिव, ओके दीदी, और एक होता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर बात आती है इन्फिनिटिव की, इन्फिनिटिव कितने तरीके के होते हैं, तो इन्फिनिटिव हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो टू इन्फिनिटिव, एक बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव तो देखो शब्द से ही समझ में आया, टू इन्फिनिटिव यानी कि इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसे हम टू इन्फिनिटिव कहेंगे। और बेयर इन्फिनिटिव यानी कि जो बिना इन्फिनिटिव के, बेयर यानी कि बिना, ठीक है, बिना इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बिना 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हो, जो विदाउट 2 के हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी बेयर इन इन्फिनिटिव में, बट 2 नहीं होगा, इसके अंदर 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और इसके अंदर 2 नहीं होगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एग्जांपल देख लो, ही डिसाइडेड टू हेल्प मी। अब यहाँ पर जो देखो, डिसाइडेड तो हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसे आप मेन वर्ब नहीं कहोगे, हेल्प हमारी मेन वर्ब है, नहीं, टू हेल्प हमारा एक साथ आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा इन्फिनिटिव है, मेन वर्ब तो हमारी पहले आई नहीं गई, तो ये थोड़ी, ये वर्ब की तरह है ना, हेल्प वर्ब की तरह है, पर एक काम थोड़ा अलग करती है,
ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि बेयर इन्फिनेटिव का लेट मी गो, इसमें टू नहीं है, इसमें ओनली गो है, तो हमारा क्या है बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव के अंदर क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के होगा। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं। दोस्तों अब हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो स्टोरी किसके ऊपर है, जो स्टोरी है मिंटू के ऊपर। ठीक है, अपनी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस स्टोरी के अंदर ये जो वर्ब है ना, इन सब के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी कि टू का यूज हम इन सभी वर्ब के साथ करते हैं, पर जरूरी नहीं है। अब खुश में तो ना कि भाई सारी वर्ब हमें मिल गई, इनके साथ हम टू का यूज करेंगे, इनके साथ ज्यादातर इनके साथ टू का यूज होता है, बट ऐसी बात नहीं कि और किसी वर्ब के साथ टू का यूज नहीं होगा, बस आपको जहां ये दिख गई उन्हीं के साथ टू का यूज होगा, ज्यादातर इनके साथ टू का यूज होता है। अब दीदी ये सारी याद करनी पड़ेंगी, याद क्यों कर रहे हो, मैंने आपके लिए एक स्टोरी अच्छी सी बनाई है मिंकू की, जिस लड़के का नाम है मिंकू, या फिर आज बना के आप मान लो मिंकी। ठीक है, तो उसकी स्टोरी क्या है, उसके एग्जाम आ जाते हैं पास, तो एग्जाम आने के कारण भाई वो सब कुछ सीखता है, लर्न करता है। ये स्टोरी है मिंकू की। तो एक दिन क्या होता है, मिंकू के एग्जाम पास आ जाते हैं, तो भाई मिंकू को भाई पता चलता है कि उसके एग्जाम पास आ गए हैं, अब उसे पढ़ना होगा, सीखना होगा, तो सीखना शुरू कर देता है, रिमेंबर याद करना शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है, पढ़ाई की केयर करता है। ठीक है, एंडिएवर प्रयास करता है, एंडिएवर का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना शुरू कर देता है, ट्राई यानी कि कोशिश करना, फिर अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसको ये होता है कि भाई मैं अटेम्प्ट एग्जाम को कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसे आशा होती है, वह चाहता है, वह इस चीज के लिए तैयार रहता है कि भाई मैं दे सकता हूँ एग्जाम, बट क्या होता है एग्जाम टाइम पर, जिस टाइम एग्जाम होता है उसे हेजिटेशन फील होने लग जाते हैं, हिचकिचाहट फील होने लग जाती है, और वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कहा जाता है जब भी एग्जाम आए ना तो हंसकर एग्जाम दिया करो, ये मतलब डरा मत करो, नहीं तो ऐसे सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा ही मिंकू के साथ हुआ है, वह सब कुछ भूल जाता है और फेल हो जाता है। फिर भाई ये समझ में आता है, उसे रिग्रेट यानी कि खेद होता है उसे। ठीक है, फिर उसे प्रतीत होता है, खेद होता है, एक बात यहाँ पर एक ही बात हो गई इनकी। फिर वो अरेंज करना शुरू कर देता है, भाई अब उसे अरेंज अपनी लाइफ में करना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एग्जाम में फेल होता रहेगा, उसे समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोचता है, फिर वो कसम खा लेता है, प्रॉमिस वादा करता है खुद से, कॉन्सेंट यानी कि खुद से ही वादा करना इससे रिलेटेड है, तो कॉन्सेंट कर लेता है, इस चीज की सहमति ले लेता है, और हर मिस्टेक को रिफ्यूज करने लग जाता है। किस चीज की सहमति, यानी कि पढ़ाई करने की सहमति ले लेता है। और फिर क्या होता है, वो अपनी मिस्टेक्स को क्या करता है, रिफ्यूज करना शुरू कर देता है, और वो निर्णय ले लेता है, डिटरमाइन कर लेता है, ठान लेता है, निर्णय या फिर डिसाइड ठान लेता है कि अपनी मिस्टेक्स को रिफ्यूज करेगा, और फिर अंडरटेक वो आरंभ करना शुरू कर देता है, अपनी पढ़ाई को मैनेज करना शुरू कर देता है, और अपनी ओर से मतलब अपने लिए ही या फिर अपनी तरफ ही एक प्रस्ताव रखता है, क्या कि अब वो पढ़ाई से प्यार करेगा, उसे पसंद करेगा, और जिसके कारण पढ़ता है भाई वो आगे फिर अगले एग्जाम में पास भी होता है। फिर भाई अब जो बच्चा पढ़ेगा सवाल भी उसके आएंगे, तो उसके मन में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, आस्क यानी कि फिर उन्हें वो पूछता भी, सवाल आता है तो उन्हें पूछता भी है, और कोई पूछता है तो उनकी मदद भी करता है। तो इस तरह से उसके पास सब कुछ है भाई, उसके पास है सब कुछ, तो हैव यानी कि पास होना। ठीक है, तो आपकी कहानी थी। इनके साथ हम ज्यादातर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि इनके बाद जो भी वर्ब जितनी बची सबके साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। जैसे कि हमारी स्विम हो गई, स्विम के साथ भी हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अगर आप ब्लैंक्स कर रहे हो ना, या फिर ब्लैंक्स में आपको जो भी आंसर फिल करना है तो आपको सेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब मैं आपको समझाने वाली हूँ, अगर भाई दोस्तों 2+ में इन्फिनेटिव, 2 यानी कि ये 2 डबल हो, ये ठू नहीं होता, कभी आप इसे ठू समझो, ये 2 थोड़ा सा इसे लंबा लेके जाते हैं, ठू होता है हमारा THO ठू, ये होता है हमारा 2 ओनली 2, ये हमारा 2 थोड़ा सा इसे खींच कर लेके जाते हैं, और ये होता है हमारा ठू। ठीक है, तो 2+ में एडजेक्टिव है कोई, तब तो पक्का इन्फिनेटिव का ही यूज होगा।
ठीक है। तो अगर आपको ये किसी ब्लैंक में ये भाई केस दिख रहा है भाई 2 प्लस में इन्फिनिटिव है, तब उसके साथ हम 2 प्लस में एडजेक्टिव है, तब उसके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। वैसे ज्यादातर ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ हम इन्फिनिटिव का यूज करते आए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। मिंगो के एग्जाम पास आ जाते हैं तो उसे सीखता है भाई, अपनी पढ़ाई को सीखता है, याद करता है, उसे रीड यानी कि पढ़ता है, अपनी केयर करता है, एंडिएवर यानी कि प्रयास करना शुरू कर देता है, ट्राई करना शुरू कर देता है, कोशिश, फिर उस चीज को अटेम्प्ट करता है भाई, उसे आशा होती है कि वो एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है, ये उसे आशा होती है, वह चाहता है, वह तैयार रहता है, फिर एग्जाम टाइम पे उसे हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, वह सब कुछ भूल जाता है और फेल हो जाता है, फिर उसे बड़ा खेद होता है, उसे फिर प्रतीत होता है भाई उसे कुछ करना पड़ेगा, प्रतीत होना सीम यानी कि, फिर वो अपनी लाइफ में अरेंज हो जाता है अपनी पढ़ाई के प्रति, और फिर उस कसम खा लेता है, वादा कर लेता है, कंसेंट हो जाता है, सहमति ले लेता है, क्या कि वो मतलब निर्णय ले लेता है, ठान लेता है कि वो रिफ्यूज यानी कि अपनी मिस्टेक को रिफ्यूज करेगा, और अंडरटेक यानी कि आरंभ करना शुरू कर देता है पढ़ाई को, ठीक है, मैनेज करना शुरू कर देता है, और अपने लिए ही एक प्रस्ताव रखता है, खुद ही, और कोई नहीं, और किसी के लिए नहीं, खुद ही एक प्रस्ताव रखता है कि वो पढ़ाई से प्यार करेगा, उसे लाइक करेगा, पसंद करेगा, और फिर से उसके सवाल मन में आते हैं पढ़ने से, उन सवालों को पूछता है, आस्क करता है, तो आस्क के साथ हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। फिर और कोई पूछता है सवाल तो उनकी मदद करता है, जिससे भाई एग्जाम में, जिससे वो पढ़ाई पर ध्यान देता है, इससे उसके पास सब कुछ है भाई, अपनी लाइफ है उसके पास होना, ठीक है, पास होना में हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे आप हैव को याद कर सकते हो, हैव के साथ हम टू का ही यूज करते हैं, हैव टू ही होता है। जहाँ भी देख रहे मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है, इसकी इंग्लिश पता क्या बनेगी, आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर कभी आप ये सोचो मुझे दिल्ली जाना नहीं कि मैं चाह रहा हूँ, तो आई वांट टू ये नहीं, आई हैव टू गो टू दिल्ली, हैव के साथ हम टू का ही यूज करते आए हैं और अभी भी करेंगे, ठीक है। ये हमारी वे वर्ब्स थी जिनके साथ हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। बट अगर कई केस में, अब जैसे हम जेरेंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, अब जेरेंड के अंदर क्या होता है, अगर प्रेपोजिशन है, किसी सेंटेंस के अंदर हमें फिल करना है, अगर प्रेपोजिशन है तो बाद में जेरेंड ही भरा जाएगा। तो अगर मान लो वर्ब मिल गई ये और प्रेपोजिशन भी मिल गई, तब तो जेरेंड ही भरना पड़ेगा ना। तो अब हम इन्फिनिटिव के यूजेस और सीख लेते हैं इन्फिनिटिव का यूज हम कहाँ करते हैं और इनका यूज कैसे होता है। देखो फर्स्ट यूज है तो सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनिटिव का यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं, जेरेंड का भी यूज होता है। बस मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी ब्लैंक में अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो इन्फिनिटिव ही भरना है। मैं ये बता रही हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनिटिव का यूज भी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर लेते हैं, उद्देश्य को दिखाने के लिए भी हम इन्फिनिटिव का यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स में भी इन्फिनिटिव का यूज हो जाता है, जरूरी नहीं अगर ये चार चीजें आ गई तो इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, नहीं। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का यूज होता है और जगह भी होता है, ठीक है। आगे क्या है, अगर टू प्लस में एडजेक्टिव है तब तो इन्फिनिटिव ही आएगा, और एडजेक्टिव के बाद इनफ शब्द है यानी कि बस कहते हैं इसे हिंदी में, इनफ यानी कि बहुत है बस, तो उसके बाद भी हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है वी गो टू स्कूल टू स्टडी, गो तो यहाँ पर मेन वर्ब आ गई, तो ये जो अगला होगा हमारा क्या होता है, टू स्टडी, ठीक है। टू स्टडी हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। हम स्कूल जाते हैं किसके लिए, स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, उद्देश्य है, तो उद्देश्य के लिए हम जो वर्ब है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। टू टेल लाइज इज बैड, झूठ बोला बुरी बात है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनिटिव का यूज होता है। ही वॉन्ट्स टू गो, अब यहाँ पर टू गो हमारी ऑब्जेक्ट है, ही वॉन्ट्स टू, वहां पर अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था शुरू में, आई वॉन्ट टू प्ले, और फिर ही वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट नहीं, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ठीक है, क्योंकि वॉन्ट्स हमारी सिंगुलर, वो ही हमारा सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ हम बेस फॉर्म का यूज नहीं करते, वॉन्ट्स आएगा वहां पर, ठीक है। अब देखो टेल मी व्हाट टू से, तो व्हाट टू से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के रूप में भी हम किसका यूज कर लेते हैं, इन्फिनिटिव का यूज कर लेते हैं। आगे देखो ही इज टू वीक टू वॉक, अब टू भी आ गया, वीक हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ऐसे केस में जो भी हमारी वर्ब होगी उसके आगे हम टू लगाएंगे, ठीक है। अगर टू प्लस में एडजेक्टिव दिख रहा है और आगे जो भी वर्ब फिल करनी होगी तो इस केस को देखते हुए हम आगे टू लगाएंगे। आगे देखो ही इज रिच, रिच हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस में इनफ है, तो जो भी हमारी वर्ब होगी जैसे कि बाय है,
अब का के इन्फिनिटिव भरो, इसके अंदर जेरेंट भरो, तो हम टू बाय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिच इनफ एडजेक्टिव प्लस में इनफ हो तो तब हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। दोस्तों ये था हमारा इन्फिनिटिव का यूजेस। मैं फिर से कहती हूँ दोस्तों, कई बच्चों को नॉन फाइनाइट में ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी इन्फिनिटिव में। बट जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत प्रैक्टिस करो, गाइड्स देख लो भाई, यहाँ पर ये है, सारे प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात, सेंटेंस को समझो। पहले तो आप ये समझ लो, पहले तो आप ये देखो भाई, पहले आप नॉन फाइनाइट के यूजेस पढ़ लो, जैसे आप गाइड्स के अंदर पढ़ते हो या फिर आप यूट्यूब के अंदर पढ़ते हो, उन्हें एक बार समझ, जैसे कि आपको क्या पता ये वाली चीज़ें समझने को मिल जाए। अब आप पढ़ोगे, नई साइंस ही देखोगे तो ये वाली चीज़ें समझने को मिल जाए। टू प्लस में एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव प्लस में इनफ, इन चीज़ों को भी सीख लो, फिर बाद में अपने सेंस को भी लगा और इन्हें भी देखो। पक्का इन्फिनिटिव आपके क्लियर 100% हो गए। तो आज से ये वहम लेकर दोस्तों बिल्कुल भूल जाओ इस वहम को कि नॉन फाइनाइट बड़े मुश्किल होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इन्हें पढ़ना संभव नहीं है, सीख सकते हम भी नहीं। ठीक है, तो हमने इन्फिनिटिव पढ़ लिए हैं, बेयर इन्फिनिटिव और पढ़ लेते हो कि हमने इन्फिनिटिव के यूज पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। देखो, बेयर इन्फिनिटिव का यूज सभी मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, बट दो मॉडल हमारे ऐसे हैं, ओट एंड यूज्ड, जिनके बाद हमेशा टू का यूज होगा। क्यों? देखो, ये जो होते हैं मॉडल, इनका नाम ही है ओट टू यूज्ड टू, साथ ही में ओट टू ही आएगा। ठीक है, ओट टू, तो इसलिए मैंने लिख दिया ओट एंड यूज्ड को छोड़कर सभी मॉडल के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ओट और यूज्ड के बाद टू का ही यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये शब्द है एक्सेप्ट, देन और बट, इन तीन शब्दों के बाद बेयर इन्फिनिटिव ही यूज होगा। ठीक है, हमेशा ही सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वही लिख ही रखा, अगर एक्सेप्ट शब्द आपको दिख रहा है तो उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाओ, क्या दिक्कत? अभी हमने रूल पढ़ा है। अब यहाँ पर हैड बेटर, हैड रैदर और वुड रैदर। ठीक है, हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, इन तीन शब्दों के साथ, इन 6 शब्दों के साथ 1 2 3 4 5 6, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे डेयर और नीड का यूज अगर मेन वर्ब की फॉर्म में हो रहा है, डेयर या फिर नीड का यूज, डेयर, नीड, ओट यूज हमारे मॉडल है, मॉडल हमारे 13 होते हैं, सभी मॉडल के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। बट दो मॉडल हमारे ऐसे जिनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे, वो है ओट और यूज्ड। और दो मॉडल हमारे ऐसे हैं, डेयर और नीड, ये हमारे तीसरे चौथे हैं, हम 13 मॉडल होते हैं। दो तो ये है जिसके साथ हम टू का यूज करेंगे, दो और है, 4 है। ये डेयर नीड का यूज अगर मेन वर्ब की फॉर्म में हो रहा है, मॉडल के फॉर्म में नहीं हो रहा, मेन वर्ब की फॉर्म में हो रहा है, तो उसके बाद भी हम जो भी वर्ब है उससे पहले टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अब इसके अंदर कैन आ गया, मॉडल है, तो उसके बाद जो भी वर्ब होगी उसके आगे हम टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, शी डज नॉट डेयर टू कम हियर, उसकी हिम्मत नहीं है आने की, तो यहाँ पर डेयर मेन वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है। भाई हेल्पिंग वर्ब है बाद में, तो मेन वर्ब भी आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पर जो उसके मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो आगे जो वर्ब होगी उसके साथ हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, ही डज नथिंग एक्सेप्ट प्ले, अब एक्सेप्ट आ गए तो टू प्ले नहीं आएगा। एक्सेप्ट देखो सेंस तो बनने के लिए क्या, ही डज नथिंग एक्सेप्ट टू प्ले, टू प्ले भी आ सकता था, पर एक्सेप्ट जो है ना, यहाँ पर टू प्ले भी आ सकता था अगर एक्सेप्ट ना होता। ठीक है, एक्सेप्ट प्ले, क्योंकि एक्सेप्ट है, बेयर इन्फिनिटिव का इसका हम यूज करते हैं। अब देखो, यू हैड बेटर स्टे हियर, यहाँ पर हैड बेटर आ गया, तो जो भी वर्ब होगी उसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। आई वुड रैदर डाई देन बैग, यहाँ पर वुड रैदर आ गया तो बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, जो भी वर्ब है। देन भी आ गया, भी पढ़ा था, एक्सेप्ट, देन और बट, देन आ गया तो जो भी वर्ब होगी, बैग यानी कि वर्ब है हमारी, BAG नहीं है ये, बैग थैला वाला नहीं है ये, वो है भिखारी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब है, इसके आगे हम टू का यूज नहीं करेंगे। ये थी बेयर इन्फिनिटिव, हमने इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ लिया है। अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस खुलकर। दोस्तों, हम बढ़ते बढ़ते अपनी प्रैक्टिस पर आ पहुंचे हैं, और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या है, यू ओट डैश, जो हमें गो फॉर्म भरनी है वर्ब की, टुडे इट मे रेन टुमारो। अब यहाँ पर देखो ओट है, ओट हमारा मॉडल है, तो ओट के साथ तो टू का यूज होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू गो। अब में हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद तो हमारी क्या रहती है, बेयर इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर रेन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब नॉन फाइनाइट, कुछ बच्चे, अब कुछ क्या ज़्यादातर बच्चे इसको खतरनाक टॉपिक समझते हैं, कोई तो कारण रहा होगा ना, तो पता है मैं एक आपको सुझाव के देती हूँ, अगर आपको
समझ रहे हैं ये। तो देखो गाइड्स के अंदर जब आप पढ़ते हो या फिर यूट्यूब के अंदर तो खैर सही नहीं रहेगा। गाइड्स के अंदर आपके पास जो किताबें हैं, जो आपके पास गाइड्स है, उसके अंदर जो भी आपकी प्रैक्टिस है ना, पहले तो आप सब कुछ रूल्स पढ़ लो, प्रैक्टिस पढ़ लो, तब पता क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई टू स्विम ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, ये जच रहा है। अब दोस्तों जैसे मेरी एक दोस्त है, अभी भी है खैर, तो उसका क्या है, वो ऐसे ही करती है, उसका हर एक तुक्का अच्छा बैठता है, उसे नॉन फाइनाइट इतने से भी नहीं आते, पर टू स्विम भाई अच्छा सा लग रहा है, ये शब्द स्विमिंग अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे ही भर देते हैं, उसका सही पाता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे और ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ते रहोगे ना, तो एग्जाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको याद ही हो जाएंगे वे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, एक बार रूल्स पढ़ने बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएंगे, बिना ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो, इट इज इजी। अब देखो यहाँ पर वैसे कोई रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, बट इट इज इजी फाइंड, यहाँ पर सेंस नहीं बना ना, इट इज इजी टू फाइंड, और ज्यादातर केस में इट इज इजी टू ये शब्द ज्यादा आते हैं, तो टू फाइंड हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर कोई रूल था नहीं, बस सेंस ही बना भाई, इट इज इजी टू फाइंड। ठीक है, अब आगे देखो, शी कैन। अब यहाँ पर तो भाई रूल फॉलो हो रहा है, कहीं पर रूल फॉलो होते नहीं है, कहीं पर हमें सेंस लगाना पड़ता है, तो रूल तो इसका मतलब तो रूल भी पढ़ने जरूरी है और सेंस भी लगाना जरूरी है। ऐसे ही मॉडल्स के अंदर होता है, रूल भी पढ़ने जरूरी होते हैं और अपना सेंस भी लगाना जरूरी होता है, बट टेंसेस के केस में ऐसा नहीं होता, कोई सेंस नहीं लगता, उसमें तो पढ़ना ही पड़ता है, हमें उनके मतलब रूल्स से हमें पढ़ने पड़ते हैं 12 टेंसेस के। अब यहाँ पर मॉडल आ गया तो सिंग का सिंग ही रहेगा। ठीक है, ही वुड रैदर, इसका आप बताओगे, इसका क्या बताओगे, तो अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल ही मैंने लिख रखा था, वुड रैदर है तो डाई रहेगा, क्योंकि बेयर वुड रैदर है या फिर देन है तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज हम करते हैं, वुड रैदर तो फिर डाई और देन के साथ बैग। ठीक है, टू बैग तो आएगा नहीं, ही वुड रैदर टू डाई, अजीब सा लग रहा है, और फिर भाई अजीब सा, अगर आपको सेंस अच्छा भी लग रहा है टू डाई, तो आप देख लो ना रूल फॉलो हो रहा है, वुड रैदर है तो बेयर इन्फिनिटिव हमारा यूज होता है। ठीक है, ही वॉज टू एंग्री, टू प्लस एडजेक्टिव क्या आएगा, फिर तो टू प्लस एडजेक्टिव, याद करो टू स्पीक, क्योंकि अगर टू प्लस में एडजेक्टिव है तो हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो ही इज टू एंग्री टू स्पीक। ठीक है, ओके, अब आगे देखो, आई डिड नथिंग बट आ गया, बट है तो बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा ना, ध्यान से देखो दोस्तों, बट है, अभी बताया था बट है तो बेयर इन्फिनिटिव का हम यूज करेंगे। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, ही वांट्स, अब यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आप सेंस समझो भाई, ही वांट्स गो नहीं बन रहा, ही वांट्स टू गो, कितना अच्छा लग रहा है ना, और फिर मैंने अभी बताया था इन्फिनिटिव का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर लेते हैं, तो ही वांट्स टू गो। ओके, और वैसे मैंने जेरेंड आपको पढ़ाया नहीं है, जो इनके अंदर मैं आपको जेरेंड फील करना, जेरेंड सीखे क्यों, हम आगे सीखेंगे, अभी तो हम इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में देख रहे हैं कौन सा सही लग रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, आई वांटेड टू हेल्प, देखो जच ही रहा है, आई वांटेड टू हेल्प, आई वांटेड हेल्प अच्छा ही लग रहा है पहली बात तो, और फिर यहाँ पर कुड आ गया ना, हर बट आई कुड नोट, और यहाँ पर कुड आ गया तो मॉडल है तो मीट का मीट ही रखेंगे। आई वांटेड गो दोस्तों अच्छा ही लग रहा है, आई वांटेड टू गो। ठीक है, अब अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे पूरी जो जितनी भी गाइड्स है ना आपके पास, दीपक की, एमबीडी की, स्टूडेंट की, जो भी गाइड्स है, सब में सबके रूल्स पढ़ लो, जब भी आपको नॉन फाइनाइट आएगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, इन्हें सीखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, बिना मेहनत तो है ही नहीं कुछ, मेहनत नहीं करोगे तो पाओगे क्या। ठीक है, तो प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बिना वुमन को भी, क्योंकि इसके अंदर मेक्स द मैन आता है ना, आदमी नहीं भाई, औरत को ही बना देती है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव में डिफरेंस क्या है, क्या मतलब है उसका, आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और भी आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी कंफ्यूज हो इस चीज़ पर, कंफ्यूजन है तो हर घर इस वीडियो को शेयर करना। मिंको की स्टोरी को अपनाना, फेल के बाद, जो फेल था उसके बाद की अपनाना, पढ़ना, अपने घर पर स्वस्थ रहना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।